नमस्कार। आज के इस नए लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पिछले लेक्चर्स में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फाई और फाई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस, ये सब हम कवर कर चुके हैं। इसी से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम श्रोडिंजर्स का वेव इक्वेशन शुरू करते हैं। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन या उसका जो तरंग समीकरण है, इस पर आने से पहले हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि इसका आपको इस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझने में आपको सहायता करेगा। जो टर्म्स हम इसमें स्टडी करेंगे, सबसे पहला है ऑपरेटर अर्थात संकारक, दूसरा है आइगन फंक्शन या आइगन फलन, तीसरा है आइगन वैल्यू या आइगन मान, और चौथा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इन सभी को समझे बिना, इनकी परिभाषाओं को समझे बिना, इनके यूजेस को, इनके सिग्निफिकेंस को समझे बिना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन समझना मुश्किल है। इसलिए हम शुरुआत पहले इन चारों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑपरेटर। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? संकारक क्या होता है? संकारक बेसिकली एक मैथमेटिकल अलजेब्राइक बीजगणितीय पद है जो एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने का निर्देश देता है। जैसे कि अगर हम किसी भी फलन, किसी भी फंक्शन पर ऑपरेटर लगाते हैं, संकारक लगाते हैं, तो एक नए फलन को हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि संकारक किस पर लगाया हमने? एक फलन पर, और नया समीकरण हमें जो रिज़ल्ट देता है वो एक नए फलन के रूप में हमें इसका रिज़ल्ट प्राप्त होता है। तो वह फलन जिस पर यह संकारक कार्य करता है वह संकार्य या ऑपरेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, परंतु जैसे ही हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, हम इस टर्म्स से बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, dfx/dx, dy/dx, dA/dt इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ लेते हैं dfx/dx में हम d/dx यहाँ पे संकारक है और fx संकार्य है, अर्थात जो ऑपरेटर यहाँ पर जो हुआ वो है d/dx। चाहे आप dy/dx लेते हैं तो y वहाँ पे ऑपरेंट है और d/dx संकारक है। तो सिंपल सा, जो हम अब तक कई बार डेरिवेटिव्स के अंदर, हम डिफरेंशिएशन इक्वेशंस के अंदर भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि d/dt, d/dx इत्यादि जो है ये सब ऑपरेटर्स ही होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स बड़े सिंपल हैं, हमारा इनसे कई बार वास्ता पड़ चुका है, परंतु हमें इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें आइडिया नहीं था कि इन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। पर हम आगे बात करते हैं आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू। व्हाट इज़ आइगन फलन क्या होता है और आइगन मान किसे हम कहते हैं? अब यहाँ पर यदि हम किसी भी संकारक, माना कि वो संकारक को हमने नाम दिया है A, किसी संकारक A को हम फलन फाई पर ऑपरेट करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं और इसके द्वारा हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो परिणाम के रूप में हम किसी भी गुणांक AI सपोज के साथ में हमें फिर से वही फलन प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को आइगन फलन कहते हैं और उसका जो गुणांक है, जो AI था, उसे हम आइगन मान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी संकारक इनटू आइगन फलन है, तो अगर वो ही वापस से फलन हमें मिल जाता है, परंतु एज ए मल्टीपल ऑफ अ कोएफिशिएंट, कि उसके साथ में एक मल्टीप्लिकेशन में एक कोई टर्म और है, तो वो जो टर्म है वो आइगन मान कहलाएगी
और वो जो फंक्शन है वो हमारा आइगन फंक्शन कहलाएगा, आइगन फलन कहलाएगा। जैसे कि a इंटू फाई आई इज गिविंग यू ए आई फाई आई। तो यहाँ पर a जो है वो फलन का संकारक है, इट इज़ एन ऑपरेटर। फाई आई जो है वो इस ऑपरेटर a का आइगन फंक्शन है, और स्मॉल ए आई इस संकारक इस ऑपरेटर a का आइगन वैल्यू है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आइगन वैल्यू, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्मॉल ए आई जो हमने लिया है, आइगन वैल्यू वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। इट कैन हैव अ रियल और एज वेल एज अ इमेजिनरी वैल्यू, परंतु यह सदैव स्थिर गणितीय मान होता है। पर एक हमेशा मैथमेटिकल वैल्यू रहेगी ये, और ये बात अलग है कि ये रियल वैल्यू भी हो सकती है और इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने के लिए जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटर क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन आपका d2 फाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर m अपॉन h स्क्वेयर इंटू ई माइनस बी फाई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो है आपका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है तो 1 डायमेंशन के अंदर आपका ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम समझते हैं तो उससे पहले हम एक बार जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे काम में लेंगे वो हम एक बार समझ लेते हैं कि d2 बाय डी एक्स स्क्वेयर, सॉरी del 2 बाय del x स्क्वेयर, ये है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, del 2 बाय del x स्क्वेयर। x मतलब यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, और यहाँ पर हमने सिर्फ x लिया है तो मतलब हम सिर्फ 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आगे हम इसी लेक्चर में आगे कंसिडर करेंगे y एक्सिस और z एक्सिस, तब हम इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में लेंगे, पर अभी हमने इसकी पोजीशन को सिर्फ 1 डायमेंशनल फॉर्म में सिर्फ x वेरिएबल के साथ में लिया है। तो del 2 बाय del x स्क्वायर इज द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x। फाई इज द श्रोडिंगर वेव फंक्शन, जो फाई आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी है वेव फंक्शन। और 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल E माइनस v, E इज द टोटल एनर्जी एंड v इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू। तो ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हम काम में ले रहे हैं, जो हमारे पास में पद यहाँ पर रहेंगे, हम एक बार उसको हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आगे डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन जब हम शुरू करेंगे तो हम कहते हैं श्रोडिंगर्स की जो भी इक्वेशन है वो डी ब्रॉगली के जो कॉन्सेप्ट है मैटर वेव्स का, द्रव्य तरंगों की परिशुद्ध गणितीय गणनाएं को लागू करके ही उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता का पालन किया जा चुका है। किसकी सहायता से? डी ब्रॉगली की मैटर वेव्स की कैलकुलेशन से। अब श्रोडिंगर्स को जो वेव इक्वेशन है इसमें मैकेनिक्स का एक प्रकार का एक स्टार्टिंग है, जो कि इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान। अप्रगामी तरंगों मतलब दे आर स्टैंडिंग वेव्स, दे आर नॉट प्रोपगेटिंग, वो के स्टैंडिंग वेव्स के रूप में विद्यमान है। अर्थात एक तनी हुई डोरी के तरंगों को अप्रगामी तरंगें कहा जा सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि तालाब की जो तरंगें हैं, हम ये कहते हैं कि वो एक तरह से प्रोपगेटिंग लुक देती हैं, प्रोपगेट भी करती हैं, परंतु एक डोरी अगर तनी हुई है, 2 हिस्सों में बंधी हुई है, और आपने सिर्फ एक बार उसको थोड़ा सा हिला दिया तो वो लगातार हिलते हुए ऐसा लगता है वो गतिमान अवस्था में है, परंतु वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। उनकी वजह से जो तरंगें जो बनती है वो स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं। तो एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अप्रगामी तरंगें कहा जा सकता है, और श्रोडिंगर समीकरण को निम्न प्रकार से डिराइव किया जा सकता है। हमने कहा कि हम जानते हैं कि किसी भी कण
कोई भी पार्टिकल, वो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी कुल ऊर्जा किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी किन किन एनर्जीज का समावेश होकर बनती है? पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जीज मिलकर टोटल एनर्जी बनती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। दैट इज E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है ½ mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी -kZe²/r। तो यहाँ पर माइनस साइन को बाहर लेते हैं और हमारा जो नया इक्वेशन बन जाता है दैट इज़ ½ mv²-kZe²/r। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है इसलिए ये Z और E चार्ज है, R डिस्टेंस है उसका न्यूक्लियस से, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम इसके पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालते हैं इधर। अब यहाँ से जो, क्योंकि हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला जो इक्वेशन का जो पार्ट है ½ mv², अभी हम सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहे हैं, और उसको हम सॉल्व करने के लिए हमने कहा डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, उसकी सहायता से हम ½ mv² इक्वेशन को नए फॉर्म में लेकर आते हैं, जिसमें कि क्योंकि तरंगों की बात हो रही है, तरंगों की बात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उसकी वेवलेंथ की। तो हम ये ½ mv² वाला जो टर्म है उसको हम वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए डी ब्रॉगली के इक्वेशन की सहायता लेते हैं। तो डी ब्रॉगली समीकरण में क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। इट मीन्स mv विल बी इक्वल टू h/λ। तो यहाँ पे हमारे पास में mv² है, इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं डी ब्रॉगली सहायता से वेलोसिटी v को हम रिप्लेस कर देते हैं, अरे वेलोसिटी विल बी इक्वल टू h/λm। तो यहाँ पे जब रीअरेंज करते हैं हम यहाँ पे वेलोसिटी को 1/, तो ये पूरा जो इक्वेशन है आपका, इसमें वेलोसिटी का टर्म हट के कौन सा टर्म आ जाता है? वेवलेंथ का, जो कि तरंगों को हम जब स्टडी करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में नोन हो सकती है, इससे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। दैट इज़ टोटल हमारे पास में फाइनल वैल्यू क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी के लिए ½ mv² विल बी इक्वल टू h²/2 λ²m। ठीक है, अब इस इक्वेशन से ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हम पहले के हमारा जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो द टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बिकम h²/2 λ²m माइनस पोटेंशियल एनर्जी का टर्म वही है kZe²/r। इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। ये E का ये जो माइनस वाला पोर्शन है ये साइड चेंज करने के बाद में इट बिकम्स E प्लस kZe²/r इज इक्वल टू h²/2 λ²m। अब इसी को हम फिर से रीअरेंज करते हैं। 1/λ² इस तरफ रह गया, 2m और h² दूसरी साइड चेंज हो गया, तो द न्यू इक्वेशन बिकम्स 1/λ² इज इक्वल टू 2m h² इंटू E प्लस kZe²/r। अब ये वाला जो टर्म है उसको हम λ² के वैल्यू को वेव मोशन का जो डेरिवेटिव इक्वेशन होता है उसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं वेव इक्वेशन के फॉर्म में, तब हमारे पास में जो नया टर्म आएगा इट विल बी लाइक दिस d2π/dx², क्योंकि हमने कहा वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रही है, माना कि जो तरंग है 1 डायमेंशन में x डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, तो d2π/dx² प्लस 4π² पाई और 1/λ² की जगह हमने क्या लगा दिया है 2m/h² E kZe²/r इज इक्वल्स टू 0। तो हम जब इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में d2π/dx² प्लस 8π² m/h² ब्रैकेट में क्या आएगा E प्लस kZe²/r और वेव फंक्शन फाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 17 है, जो इक्वेशन हम ऊपर देख रहे हैं, ये उस पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन है, उस कण के लिए तरंग समीकरण है जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा हो।
ये हम पहले कह चुके हैं, हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसके मोशन को कंसिडर किया है। और कौन सी है वो डायरेक्शन? ये तरंग एक दिशा x में गति कर रहा है। अब हम इस चीज़ को, इक्वेशन को हम जनरलाइज करते हैं और हम ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वन डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ही इसके मोशन की जगह तीनों डायरेक्शन में गतिमान है वो इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से डायरेक्शन में? x, y और z तीनों में ही अगर मूवमेंट अगर है इसका, तो हमारे लिए ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से हो जाएगी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास में d2π/dx², ये हम वन डायमेंशन में जो इसको हमने कंसिडर किया है उसको हम तीनों डायरेक्शन में एप्लीकेबल कर देंगे। और सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारा इस तीनों डायरेक्शंस के x, y और z तीनों को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो d2π/dx² की जगह हम क्या लिखेंगे अब? del2π/x² प्लस del2π/y² प्लस del2π/z²। बिकॉज इंस्टेड ऑफ वन डायरेक्शन हमने तीनों डायमेंशंस में इसको मूवमेंट को कंसिडर करते हुए हमने नया इक्वेशन डिराइव किया है। तो उसमें तीनों डायरेक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं और बाकी का इक्वेशन आपका वैसा का वैसा रहता है, प्लस 8π² m/h² E प्लस kZe²/r इंटू फाई इक्वल्स टू 0। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, और हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में तीनों डायमेंशंस को शो करता हुआ जो हमारे पास में ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ del²φ। कि x, y और z तीनों समावेशित हैं इस del² में। यहाँ पे del² इज इक्वल्स टू कैपिटल del² इज इक्वल्स टू del2/x² प्लस del2/y² प्लस del2/z²। ठीक है, और यहाँ बाकी का इक्वेशन में क्या है? 8π² m/h² इज इक्वल्स टू इंटू E माइनस वी। और v क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी का मान वापस से v में लगा दिया है, माइनस kZe²/r। यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइन नोटेशन का, ये प्लस kZe²/r है, परंतु यहाँ ये माइनस v है। इट मीन्स v इज इक्वल्स टू माइनस, v में माइनस इनकॉर्पोरेट होगा यहाँ पे, माइनस kZe²/r। यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस आ रहा है। ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पे del² एक गणितीय ऑपरेटर है, इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, और इसका क्या नाम है? दिस इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। del² जिसमें तीनों डायमेंशन इंक्लूडेड हैं, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब ये जो इक्वेशन था हमारे पास में, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 19 जो था लैप्लेशियन ऑपरेटर वाला, इसी को हमने वापस से रीअरेंज किया और हमने कहा एक तरफ del2φ और बाकी का रेस्ट ऑफ द इक्वेशन दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? del2φ इज इक्वल्स टू माइनस 8π² m/h² E माइनस v φ, और 8 और माइनस del²φ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, h² अपॉन 8π² m इज इक्वल्स टू E माइनस v φ। अब इसको हम वापस से अरेंज करते हैं और हम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है उसकी भी साइड चेंज करते हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? माइनस h² अपॉन 8π² m del², और यहाँ माइनस v है, जब साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस v इंटू फाई, ये पूरा ब्रैकेट में आते हुए इज इक्वल्स टू E φ। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है, दैट इज़ ये पूरा का पूरा जो टर्म है हमारे पास में, यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है जो हमने वापस से यहाँ पर रिपीट किया है, और फाई का जो मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है? दिस इज़ एन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑपरेटर्स फंक्शन के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो सिर्फ जैसे dy/dx है तो वो डेरिवेशन करेगा, वो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो dx² x है तो
डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का मतलब क्या होगा, आप उसका आंसर सिर्फ एक्स नहीं आएगा, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स है तो उसका आंसर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। इट विल ऑपरेट अपॉन, इट विल डिफरेंशिएट, इट विल ऑपरेट अपॉन एक्स क्यूब और उसका आंसर कुछ और आएगा। ऐसे ही ये जो है यहाँ पर ऑपरेटर और फंक्शन का कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट करके एक नई वैल्यू देता है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी एक ऑपरेटर है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज हैमिल्टोनियंस ऑपरेटर। और जो वेव फंक्शन फाई पर इस प्रकार से ऑपरेट करता है कि प्राप्त परिणाम उस तरंग फलन और एक संख्यात्मक मान का गुणनफल होते हैं। और ये हम जब हमने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ पढ़े थे तब हमने कहा था ये एग्जैक्टली वही चीज़ वापस से हमारे पास में आती है यहाँ पर कि हैमिल्टोनियंस ऑपरेटर जो है यहाँ पे हैमिल्टोनियंस ऑपरेटर इंटू फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू फाई। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो फाई पे ऑपरेट करता है तो क्या देता है, ई इंटू फाई। तो फाई इज एन आइगन फंक्शन और ई इज द आइगन वैल्यू, क्योंकि वही का वही फंक्शन वापस से रिपीट हो रहा है विद अ कोएफिशिएंट अलॉन्ग विद दैट। उसके साथ में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में एक कोएफिशिएंट वैल्यू और ऐड हो गई है, परंतु फंक्शन के साथ में उसका मान वही का वही आएगा। देखो एच फाई इज इक्वल्स टू ई फाई में फाई आइगन फंक्शन है और ई आइगन वैल्यू है। और एक कंप्लीट वेव फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 3 डायमेंशनल ग्राफ की जगह एक 4 डायमेंशनल ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। कि अब तक हमने क्या कहा, हमने कहा 3 विमाओं के ही ग्राफ के बारे में हमने स्टडी किया है, परंतु अब हम 4 डायमेंशनल ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं जिसके 3 तो स्पेशल डायमेंशन होते हैं, चाहे वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई के फॉर्म में हो। और चौथा जो वैल्यू होता है वो वेव फंक्शन का होता है। चौथा जो डायमेंशन होता है, चौथा जो मान होता है वो वेव फंक्शन का होता है। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के तीनों पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई को हम जब लेते हैं इस डायग्राम में, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y is equals to r sin theta sin phi and z is equals to r cos theta। ठीक है, अब इन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर हम डिफाइन करना चाहते हैं किसको, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को। पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में जब हम डिफाइन करेंगे तो इन्हीं मानों को समीकरण 18 में रखने पर हमारे पास में जो इक्वेशन, नया इक्वेशन जाएगा, एक्स की जगह वाई की जगह और जेड की वैल्यूज़ को हम जब आर थीटा और फाई के फॉर्म में हम जब रखते हैं तो हमारे पास में जो नई इक्वेशन आती है वो भी श्रोडिंजर्स इक्वेशन ही होती है। तो हमारे पास में श्रोडिंजर्स इक्वेशन 3 तरीके की आई हैं। एक है लैप्लेशियन ऑपरेटर के फॉर्म में, दूसरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में और तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो आज के लिए आप सभी के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम और आगे बढ़ते हुए चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।